अध्याय का जो नाम है वो है अथ चतुर्थ कला प्रारंभ है। चौथी कला है ये, और चौथी कला के अंदर कहते हैं मैं पंच कोशातीत हूँ। पंच कोशातीत मैं हूँ अन्न प्राण मनो। मैं विज्ञान आनंद में पंच कोश नात्मा। स्थूल देह अन्नमय कोश लिंग देह प्राण मनरु। विज्ञान तीन कोश कहे महात्मा। कारण आनंदमय कोश ये कारज जड़ विकारी विनाशी विभ्यचारी ही अनात्मा। अज चित अविकारी नित्य है। विव्यचारहीन पीताम्बर अनुभव करता मैं आत्मा। ये इसका मूल है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं पंच कोशातीत हूं। एक शब्द के अंदर दो तीन चीजें हैं। मैं शब्द यहाँ जो लिया है वो अहंकार के लिए एम के लिए नहीं लिया गया, ना जीव के लिए लिया गया। मैं शब्द यहाँ पर आत्मा के लिए है। और कोश, पंच मैंने तो पांच होते हैं। पंच का मतलब पांच। कोश जो है, कोश आप भाषा में जो बोलते हो नहीं भी इतने कोश चलना है, ये वो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ कोश का मतलब है जैसे किसी के चीज के अंदर हम अपने उसको ढक के रख लेते हैं। जैसे धन का कोश, धन का कोश है, धन का खजाना है, वो एक पेटी में संदूक में बंद करके रख लिया हमने। तो जो संदूक है, जो पेटी है, वो कोश है, उसके अंदर धन है। धन को कोश नहीं कहा, उसके ऊपर जिसमें रखा गया उसको कोश कहा गया है। ठीक, जैसे तलवार है, तलवार किस में रहती है, म्यान में। तो म्यान तलवार का कोश है, ठीक है। और बटुए के अंदर पैसे रखते हैं हम, तो बटुआ कोश है, पैसे अलग है। कोश बटुआ है जो उसको ढक के रखता है। तो जो खजाना है, जो हीरा है, जो कीमती चीज है, वो किस में रखी जाती है, संभाल करके। जब आप सुनार के पास जाते हो, वो अंगूठी भी देता है। जब सोने के कोई भी चीज आप बनाते हो, वो आपको सीधा नहीं पकड़ाता, वो आपको किसी चीज में बंद करके देता है। कोई थैली देगा, डिब्बी देगा, कोई चीज उसमें पहले कागज में पैक करेगा, फिर उसमें पैक करेगा, फिर डिब्बी में पैक करके फिर देता है। दुकानदार भी कीमती चीजों को सीधा नहीं देता है, दुकानदार भी कीमती चीजों को ढक करके देता है। खुली नहीं देते ना। खुली चीज क्यों नहीं देते, खुली ढकने का क्या कारण है, उसकी सुरक्षा। ढकने में वैसे उसकी सुरक्षा है कि वो चीज उसमें सेफ रहे, सही रहे, दिक्कत ना हो उसको। क्यों, उसके बगैर वो कई बार इतनी बारीक चीज होती है, चीज बहुत छोटी है, जैसे नाक में माताएं कोका डाल लेती हैं। अब वो कोका इतना बारीक है कि वो हाथ में लेके वो गिर जाए, ये पता नहीं लगे गिर कहाँ गया। वो रास्ते में गिर भी सकता है। वो कोका तो इतना है, डिब्बी इतनी बड़ी देंगे, वो उसमें रख के देंगे। क्यों, वो इतनी बड़ी डिब्बी गिरेगी नहीं, वो उसमें सुरक्षा है उसकी। चीज तो छोटी है लेकिन डिब्बी बड़ी दे दी उसकी, भी उसमें सुरक्षित रहे। इसी प्रकार हर कीमती चीज, लगभग हर जितने कीमती चीज हैं उनको कोष में बंद कर देते हैं। उसमें किसी चीज में उसको ढांक लेते हैं। भोजन को भी ढकते हैं। भोजन रखा हो तो उसको भी खुला नहीं छोड़ते, अच्छी चीज उसको ढक के रख लेते हैं, तो वो खराब ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा ऐसे कोष हैं, ढक के रखा हुआ है। ये पांच कोष जो है, पांच प्रकार के कोष हैं। और अतीत, अतीत कहते हैं आगे, अतीत कहते हैं परे को, अतीत कहते हैं न्यारे को, अलग को। अतीत मैंने अलग होता है,
किसी जैसे बोले समय अतीत, मतलब समय से बाहर। एक अतीत बीता हुआ था। बीते हुए को बोले ना अतीत, एक तो बीते भूतकाल को बोलते हैं अतीत, वो भी पीछे चला गया, हट गया वहां से, मतलब अतीत में हट तो गया ना, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान से जो हट गया मतलब परे है, अलग है, न्यारा है, उस चीज से अलग है वो। समय अतीत मतलब समय से न्यारा है। अतीत अतीत, वहां वो क्या बोला, अतीत, अतीत नहीं बोला, ये शब्द सिर्फ अतीत, अतीत है, अतीत। समय पीछे जो बीता हुआ समय है, वो वर्तमान तो नहीं रहा, वो भी अगर उसका भी अर्थ लें तो वो भी अभी नहीं है, यानी बीत चुका है। तो जो अतीत है वो अलग है, हट गया वहां से। तो सिद्धि अपनी भाषा में उसको बोले तो न्यारे को बोलते हैं। ठीक है, मैंने आत्मा, आत्मा, पांच मैंने पांच, कोश मैंने जो आवरण है जिनमें ढका हुआ है, अतीत मैंने उनसे, उनसे न्यारा हूं, मैं उनसे अलग हूं, मैं पांच कोष से अलग हूं, यानी आत्मा जो है पांच कोष से अलग है। वो पांच कोष कौन कौन से हैं, तो उन्होंने कहा पांच पंच कोष तीत मैं हूं, अन्न में, प्राण में और मनो में, विज्ञान में और आनंद में, ये पांच कोष हैं। पहला कोष कौन सा है, अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष, पांचवा आनंदमय कोष। ये पांच कोष हैं। अब आपको घबराओ नहीं कि ये बड़ी बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है। एक एक कोष को समझेंगे आराम से भी एक कोष क्या है। इन्होंने कहा कि पहला कोष जो है वो अन्नमय कोष है। अब हमको ये समझना भी अन्नमय कोष क्या चीज है, ठीक है ना, एक एक करके समझेंगे, जरूर थोड़ी है कि सारा एकदम सब कुछ समझ ले, एक एक करने से सब बात समझ में आ जाती है। तो अन्नमय कोष क्या है, अन्नमय कोष वो है जो अन्न के द्वारा उत्पन्न हुआ है, अन्न से ही बना हुआ है, जिसकी उत्पत्ति अन्न से हुई है, वो अन्नमय कोष है, जिस बना ही अन्न से है। अब अन्न से क्या चीज बनी है, जो पांच महाभूत है, ठीक है ना, पांच महाभूत है, उन पांच महाभूतों से क्या बनता है, अन्न। पांच महाभूत कौन से हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, धरती, ये पांच ही तो हैं। आकाश जो ये आकाश महाकाश है जो दिख रहा है, जो सब जगह फैला हुआ है। एक आकाश कहते हैं पोल को, खाली जगह को, खाली जगह, वो भी आकाश है, ठीक है ना, जो खाली जगह है। आकाश उसी को तो बोलेंगे जो खाली जगह है। इस कमरे के अंदर जो खाली है भी नहीं तो आकाश कहेंगे, बाहर जो खाली है उसको आकाश कहेंगे। जो पोल है, खाली जगह है, स्पेस है, उसको आकाश कहते हैं। और हवा जो चल रही है, और हवा भी अलग अलग प्रकार की है। वैसे तो एक ही हवा है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से काम करती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऐसे भी है। हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, प्राण जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं हम, लेकिन है तो हवा ही। तो ये हवा है, और हवा अलग अलग रूपों से काम करती है। हवा और अग्नि, अग्नि भी है, अग्नि के भी, अग्नि है तो एक ही, लेकिन कई रूपों में काम करती है, ठीक है ना। और जल भी एक है, लेकिन जल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम करता है। और पृथ्वी, ये पांच महाभूत हैं। इन पांच महाभूतों से क्या बना, ये शरीर बना है, ठीक है। ये शरीर के अंदर जितनी भी पोल है, खाली जगह है, वो सारी आकाश की है। अपने शरीर के अंदर भी पोल है, कानों में पोल है, आंखों में पोल है, नाक में भी पोल है, मुंह में भी पोल है, चमड़ी में पोल है, कहीं भी सुई लगाओ तो चली जाती है। हड्डी कितनी कठोर है, हड्डी भी अपनी पोली होती है, हड्डी के अंदर भी पोलापन होता है, थोथ होती है हड्डी के अंदर। डॉक्टर सरिया डाल देते हैं, थोथ होती है उसमें,
है ना। अपने दांत कितने सख्त लग रहे हैं, उसमें भी कीड़ा सुराख कर लेता है उसके अंदर भी पोल है, क्योंकि जहां कोई चीज चली जाए इसका मतलब उसमें पोल है। ठोस होगी तो कोई चीज अंदर जाएगी नहीं, जहां पोल होगी उसमें कोई ना कोई चीज चली जाएगी। किसी में मोटी चीज चली जाती है, किसी में बारीक चली जाती है। तो पूरे शरीर के अंदर पोल है, पेट में भी है, में भी है, मांस में भी है, चमड़ी में भी है, सब में जितना ये ढांचा दिख रहा है अपने इसके अंदर आकाश है। ठीक है। दूसरा क्या था? वायु। वायु जो है, वायु हमारे अंदर भी है, सब जगह है। हमारे पूरे शरीर के अंदर वायु काम करता है। एक तो प्राण, मुख्य रूप से तो प्राण ही है, जो सांस ले रहे हैं हम उसको प्राण कहते हैं। प्राण का वास ऐसे हृदय में होता है, हृदय से सारा संचालन करता है वो मुख्य रूप से। और समान का, जैसे मैंने आपको बताया था कल, समान वायु नाभि में रहता है, सुंडी में रहता है। जैसे किसी के 5 किला जमीन है और उसको ट्यूबवेल लगाना है तो वो कहता है जी 5 किलो के बीच में लगाना है ट्यूबवेल। क्यों? कि इससे के यहाँ लगाने से चारों तरफ इसकी सिंचाई होगी, पानी जाएगा। तो वो बीचों बीच ट्यूबवेल लगा देता है, वो पूरे खेत को सिंचाई करता है। इसी प्रकार ये नाभि के अंदर जो है वो समान वायु रखा है। वो समान रूप से सब जितना भी खून को पहुंचाना है, रस को पहुंचाना है, जो रस बन रहा है जिसको पहुंचाना है, उसको सब जगह वो पहुंचाता है, समान वायु। ठीक है। उससे नीचे अपान वायु है, जो हवा को, मल मूत्र को विसर्जन करना, जो करना, उसके प्रेशर के बगैर, अगर वायु का प्रेशर ना हो तो मल मूत्र का भी विसर्जन नहीं होगा, वो भी प्रेशर से ही आता है। तो प्रेशर तो वायु का ही होता है ना। पेशाब दाब से मतलब बाहर आता है, अगर पीछे से दाब ना हो तो पेशाब आएगा ही नहीं, पानी जाएगा नहीं, पानी नाली में नहीं चलता पीछे से दाब ना हो तो। और पीछे से दाब हो तो पानी को चढ़ा दो ऊपर टंकी में, है तो प्रेशर है ना उसका, हवा का। हाँ, तो वो भी नीचे है। ऐसे ऊपर तो नीचे भी वायु है, ऊपर भी वायु है। जो ऊपर व्यान वायु रहती है मस्तिष्क पर, वो ऊपर काम करती है। तो सारे अंगों में अलग अलग ये 5 प्रकार के प्राण, 5 प्रकार की वायु है जो हमारे शरीर में काम करती है। और 5 उपवायु है वो अलग, लेकिन मुख्य रूप से वायु एक ही है। समझने का मतलब क्या है कि हमारे पूरे शरीर में हवा काम करती है। जोड़ों का मुड़ना, चलना, बिना हवा की वायु बगैर तो हमारा हाथ भी नहीं लेगा, पैर भी नहीं चलेगा। इनको भी चलने के लिए, हिलने के लिए, करने के लिए ये चीज चाहिए, नहीं तो ये भी काम नहीं करेंगे। तो ये वायु है। तो उसके बाद में अग्नि। अब अग्नि जो है वो कैसे काम करती है? अग्नि मुख्य रूप से भोजन को पचाना, वो जठराग्नि का काम है, जिसको आयुर्वेद में जठराग्नि बोलते हैं। कैसा भी खा लो, कच्चा पक्का, वो सबको हजम कर देती है। अगर वो अग्नि कम हो जाए तो हाजमा कम हो जाएगा, हाजमा कम हो जाएगा तो पूरा सिस्टम शरीर का बिगड़ जाएगा, वो सिस्टम सही नहीं चलेगा। फिर पूरे सिस्टम को अग्नि जो, अच्छा अग्नि ज्यादा हो गई तो भी सिस्टम बिगड़ेगा। इसी प्रकार वायु ज्यादा हो गई तो भी सिस्टम बिगड़ेगा। संतुलन है उसका भी, उतनी मात्रा में रहनी चाहिए। भी हमारे अंदर जैसे हमारे बल्ब जल रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, उसमें वोल्टेज की एक सीमा है, अभी इतनी वोल्टेज पर ही चलेगी। वो ज्यादा कर दी तो भी वो खत्म हो जाएगी, और बहुत कम में हमें कहें कि उसको चलाएं तब भी वो नहीं चलेगी, वो इसकी एक लिमिट पे चलती है। ऐसे हमारा शरीर एक लिमिट में चलता है भी, उसमें आग इतनी रहना चाहिए, हवा इतनी रहनी चाहिए, पानी इतना ही रहना चाहिए। टायर में आप चेक करके मीटर से तब हवा भराते हो, अगर ज्यादा हो जाए तो बिगड़ जाएगा काम, कम होगा तो चलेगा नहीं। हाँ, उसका संतुलन सही होना चाहिए, तो मीटर लगा देते हो। भगवान ने इसमें भी मीटर लगाए हैं, वो मीटर बताने लग जाते हैं कि गड़बड़ है। अब अगर वायु ज्यादा हो जाए तो शरीर में दर्द होने लगेगा, गोडों में दर्द होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा, पूरी शरीर में से दर्द होने लगेगा। वायु ज्यादा होने से होता है, जब थोड़ा सा गैस बन जाए तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बर्दाश्त नहीं करती, और वैसे उसमें रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, संतुलन है उसका। तो वो अग्नि, जठर अग्नि हमारे अंदर सही तरीके से रहे तो सही काम करती है। अगर वो बढ़ गई, पित्त की, अगर पित्त बढ़ गया
तो क्या होगा, तेजाब बढ़ता है, तेजाब बढ़ता है, खाया पिया जो है वो बेकार हो जाता है। वही अग्नि भोजन को पचा रही है, और वही अग्नि ज्यादा हो जाती है तो भोजन को बेकार कर देती है। चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर भोजन बनाते हैं, उसी अग्नि से भोजन बनता है, और वही अग्नि ज्यादा हो जाए तो उसी भोजन को सत्यानाश कर देगी, खत्म कर देगी उसको। उसका एक संतुलन है जो उस भोजन को पकाएगा। जब वो बिगड़ जाता है तो फिर वो उसको बेकार कर देगा। हमारे शरीर के अंदर भी एक अग्नि का संतुलन है। अगर वो ज्यादा हो गया तो भोजन को भी बिगाड़ देगा, भोजन के रस को भी बिगाड़ देगा, और शरीर की हालत भी खराब हो जाएगी। हमारे खून के अंदर भी गर्मी, अगर खून ठंडा हो जाए हमारा तो क्या होगा, नाड़ियां रुक जाएंगी, धड़कन रुक जाएगी, हृदय की धड़कन रुक जाएगी। खून ठंडे होने से खून गाढ़ा हो जाता है, तभी तो कहते हैं ना खून गाढ़ा हो गया, अटैक होता है। मतलब अटैक का मतलब है कि उसका जो दिल जो पंप कर रहा है वो सही नहीं कर रहा, उसमें जो गर्मी है वो कम हो गई है। वो गर्मी कम होने से वो खून जमने लगा है। नाड़ियां जब ब्लॉक होने लगती, कहते हैं इसका हार्ट ब्लॉक हो रहा है, इसको कभी दौरा पड़ सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है इसको, और दौरे पड़ जाते हैं, दिक्कत होती है ठंडे होने से। और अगर ज्यादा हो जाए तो, गर्मी अगर ज्यादा हो गई, खून ज्यादा दौड़ने लगा तो बीपी हाई हो जाएगा। बीपी हाई होगा तो दिमाग की नाड़ियों में, नसों में दिक्कत होगी। दिमाग की नस, दिमाग की जो ब्रीक नाड़ी है वो गड़बड़ होने लगती है। वो गड़बड़ होगी तो अधरंग हो जाता है। देखो, नाड़ी ब्रीक जो है वो दिमाग की ब्लॉक होती है, खराब होती है, और शरीर काम करना बंद कर जाता है, जिसको आप फालिस कहते हो, अधरंग कह देते हो, वो अधरंग हो जाता है। बस कितनी बड़ी होती है, बस खड़ी हो जाती है, गड़बड़ कहाँ होती है, इंजन में। अगर बस रुक जाए तो कोई आदमी बस को नहीं देखेगा, बॉडी को नहीं, टायर को नहीं देखता, इंजन में देखता है, इंजन में कहाँ खराबी है। इंजन में खराबी होती है, पूरी गाड़ी रुक जाती है, कोई भी गाड़ी हो, ठीक है ना, रुकेगी वहां इंजन में गड़बड़ से, इंजन में होगी ना। तो जब भी आदमी गाड़ी खराब होगी तो सीधा निगाह इंजन पे जाती है। हमारा इंजन ऊपर है, दिमाग में, यहां अगर गड़बड़ हो गई ऊपर है, ब्रीक से ब्रीक नाड़ी में, तो शरीर छोड़ जाता है काम करना, आधा शरीर रुक जाता है, जिसको अधरंग बोलते हैं, फालिस बोलते हैं। थोड़ी सी किसे बीपी हुआ, बीपी से ज्यादा आई, बीपी से वो नस फट गई, ब्रीक नाड़ी है वो ब्लॉक हो गई, जहाँ वो फट गई, उसमें दिक्कत हो गई, तो भी गड़बड़ होगी। और क्या गड़बड़ होगी, खून में गर्मी बढ़ने से, खून में गर्मी बढ़ने से ब्रीक ब्रीक फुंसियाँ हो जाती है, लाल फुंसियाँ हो जाती हैं, और खाज खुजली शुरू हो जाती है, काटने जैसे कोई चींटियां काट रही हैं, ऐसे काटने लगती है, आदमी खुजा खुजा के पागल हो जाए। खुजली शुरू हो जाती है चमड़ी के ऊपर, वो गर्मी के पित्त बढ़ने से। हाँ, थोड़ी सी धूप लगी और उसको बस चरमराहट शुरू हुई, वो धूप को सहन नहीं कर सकता, फिर कभी यहाँ खुजाएगा, कभी यहाँ खुजाएगा, कभी यहाँ खुजाएगा, कपड़े निकाल दे, गर्म कपड़े नहीं रख सकता। वो पित्त के बढ़ने, मतलब अग्नि के बढ़ने से है। और वो अग्नि जो है वो अलग अलग जगह पे काम करती है। दिमाग में अग्नि होती है, वो अलग काम करती है। अग्नि एक ही है, लेकिन दिमाग में भी अग्नि होती है, हार्ट में भी गर्मी होती है, ठीक है ना, उधर में भी जठर अग्नि भी गर्मी होती है, खून में भी गर्मी होती है, आंखों में भी गर्मी होती है। गर्मी कई चीज में होती है। आप कहते नहीं आंखें बड़ी गर्मी है, इसकी आवाज में बड़ी गर्मी है, ज्यादा ही गर्म बोल रहा था। अब ज्यादा गर्म बोल रहा था क्या, कोई आग के गोले आ रहे थे वहां से? हाँ, इसे खून में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। ये बोलता नहीं, बोलने में बड़ी गर्मी है, गर्मी बड़ी दिखाता है ये। हाँ, तो वो अंदर की जो गर्मी है वो आ रही है ना शब्दों में। तो गर्मी कई प्रकार की है, तो गर्मी रहती है इसके अंदर। तो गर्मी का भी एक संतुलन है, वो जब कम ज्यादा हो तो दिक्कत होती है। गर्मी के बाद, अग्नि के बाद में क्या है, जल। जल 70%, आयुर्वेद तो कहता है, विज्ञानी कहते हैं 70% जल है इस शरीर के अंदर। हर जगह पूरा जल से, ये एक जल कहते हैं जैसे पानी की एक बोतल होती है ना, ऐसे जल की एक बोतल समझ लो शरीर को। जल इसमें बहुत मात्रा में है, क्योंकि जितना ब्लड है,
जितना भी गीलापन है, जितना भी पानी मूत्र पे से आ रहा है, पसीना आ रहा है, खून है, ज्यादातर पानी हर जगह पर है। इसमें पानी की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो भी रोगी है ये। तभी डॉक्टर पानी के लिए कम करेंगे, भी पानी भर गया इसमें, पेट में पानी भर गया तो कहेंगे पेट में पानी भर गया निकालो, फेफड़ों में भर गया तो फिर और भी ज्यादा दिक्कत है, गुर्दों में भर गया तो और भी दिक्कत है। तो किसी भी अंग में अगर पानी भर जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। अगर पानी कम हो जाए तो डॉक्टर कहते बोतल चढ़ाओ, ग्लूकोज चढ़ाओ, इसको ग्लूकोज देना पड़ेगा, पानी कम हो गया। 4 दिन अगर उल्टी आ गई, दस्त लग गए तो आदमी बचेगा ही नहीं। अगर पानी दे दिया गया तो बिना पानी के मर जाएगा ये। तो पानी की कितनी आवश्यकता है इसके अंदर। फिर आ गया पृथ्वी, धरती। पृथ्वी के अंदर जो इसमें ठोस चीजें हैं, मांसल है, हड्डी है, बाल है, ये पृथ्वी के हैं, पृथ्वी से बनी हुई है। तो पृथ्वी का हिस्सा भी इसके अंदर है। ठीक है, ये सारे तत्वों को बना करके बनाया। ये 5 तत्व है, 5 तत्वों को बना करके क्या मिला करके क्या बना है ये शरीर। 5 तत्वों को मिला करके शरीर बनाया। ठीक है, ये 5 तत्वों में कैसे आया और किस रूप से बना, कहां से शुरुआत हुई, इसकी जड़ कहाँ है। ऊपर से तो शुरू करते हैं तो आकाश, ठीक है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी, ये क्रम है। और उल्टा इसको शुरू करें तो पहले क्या है, धरती, पृथ्वी है, फिर जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, उसके बाद में आकाश है। ये उल्टा हो गया इसका। तो अग्नि अन्य जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर सारी चीजें हैं, वहीं से शुरुआत होती है। तो धरती से क्या चीज शुरू होगी, अन्न, अन्न ही तो हुआ ना। बात तो अन्नमय कोश की चल रही है। ये जो कोश है, कोश क्या है, ये बॉडी पूरी कोश है, ये शरीर है पूरा कोश है, ये अन्नमय कोश है। ये अन्नमय कोश कैसे है, ये अन्नमय कैसे बन गया, क्या जी ये बना ही अन्न से है। ये अन्न से बना है, इसलिए अन्न से अन्नमय कोश है। ये कहते हैं अन्न से कैसे बना,